अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है। हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों ने लोगों से रोने की सकत भी छीन ली है। अवाम की निजात सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के इक्तिदार छोड़ने में है। ये वो बयानात हैं जो आजकल सियासी मंजरनामे पर ऑपोजिशन जमातों की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने हुकूमत को रियासत महंगाई करार देते हुए महंगाई के खिलाफ रैलियों, एहतजाज और फिर लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अवाम के दर्द के एहसास का दावा करते हुए सड़कों पर निकलने का ऐलान कर चुकी है। क्या इस्लामाबाद के तख्त को गिराने के लिए पीपल्स पार्टी और पीडीएम की हुकूमत मुखालिफ रैलियों के रास्ते मिल जाएंगे? ये एक सवाल है। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल में खुशामदीद। मैं हूं सादुल हसन। आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान के जिस बुनियादी सवाल पर अपने मौजूद मेहमान से बात करेंगे उस सवाल पर एक नजर डाल लेते हैं। हमारा सवाल कुछ इस तरह से है कि पंजाब में तहरीक अदम एतमाद के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी ताउन के लिए तैयार। क्या दोनों जमातें उस्मान बुज़दार को हटाने पर मुत्तफिक हो सकती हैं? इस सवाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर एंकर पर्सन तज्जियाकार मंसूर अली खान। मंसूर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले जरा हमें यह बताइएगा कि पीडीएम ने एक मरतबा फिर से महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकलने का सिलसिला शुरू कर दिया है। अब पिछले साल जब हमने देखा था यही महंगाई का तूफान था, यही पीडीएम थी, जब सड़कों पर निकलने का ऐलान किया तो हमने देखा कि पीपल्स पार्टी अलग हो गई। इस दफा कोई और जमात जुदा हो जाएगी या फिर कामयाबी से पीडीएम अपनी तहरीक आगे चलाएगी? देखिए, मेरे ख्याल में मैं इस पे ज्यादा जो मेरा फोकस होगा वो ये होगा कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पीडीएम के अंदर दोबारा वापसी होती है या नहीं होती। लेकिन पिछले चंद दिनों के अंदर चंद ऐसे सिग्नल्स आना शुरू हुए हैं कि एज इफ ऑफ कैमरा आप अगर लफ्ज इस्तेमाल कर लें तो इस किस्म के कॉन्टैक्ट्स बनाने की कोशिश की जा रही है। शहबाज शरीफ साहब के बारे में ज़हन में रखिएगा कि जब से वो हिरासत से बाहर आए थे वो तब से इस हक में है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वापस इस फोल्ड के अंदर आना चाहिए और उनका बाहर जाना जो है वो ठीक नहीं था। और दीगर जो मरियम नवाज ग्रुप है खासतौर पे नून लीग के अंदर वो तो उसका हामी नहीं था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के जितने भी हामी हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर वो हमेशा यही चाहते थे। लेकिन दूसरी जगह एक और टेंशन अभी भी बरकरार है और वो है मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से इस्तीफों का जो ऑप्शन है, इस्तीफों का जो उसकी जो एक शर्त है वो अभी भी उसी तरह ही बरकरार है। तो जब तक उस शर्त के अंदर किसी किस्म की रिलैक्सेशन नहीं आती, मेरा ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए पीडीएम में वापस आना या पीडीएम का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कोई कोलैबोरेशन करना जो है वो बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जो है बड़ा एक स्टिकिंग पॉइंट है, उनके लिए एक तकलीफ दे मरला है कि अगर उनको ये कहा जाए कि जी पहले आप इस्तीफा उसके बाद हम कोई एहतजाज स्टार्ट करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान उसी तरह पहले की तरह ही हमेशा अभी यही चाहते हैं कि ये हमारा पहला अटैक होना चाहिए ना कि आखिरी अटैक। तो मुस्लिम लीग नून जो है वो बीच में इस मामले में फंसी हुई है और उसकी कोशिश है कि कोई मिडिल वे निकाल लिया जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी हम इस सारे मामले में शामिल करें और उसके बाद जो है मंसूर, ये जो आप जिक्र करें मुस्लिम लीग नून को मिडिल वे निकालना चाहती है, क्या मुस्लिम लीग नून बतौर जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पीडीएम में वापस लाना चाहती है या नून लीग का कोई धड़ा है जो ये ख्वाहिश रखता है? देखिए, मेरे ख्याल में मैं इसे फिर भी मुस्लिम लीग नून ही कंसिडर करूंगा रादर दिन के उनके अपने ग्रुप्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब का जो टिल्ट है वो ज्यादातर मरियम नवाज ग्रुप की साइड पे है, तो लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पार्टी के सदर हैं और पार्टी के सदर जाहिर बात है जो कुछ कहेंगे होगा वही। तो इस मामले में मेरे ख्याल में मैं इसे मजबूरी तौर पर यही कहूंगा कि पार्टी की ये डिमांड है, पार्टी की ये कोशिश है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरूर वापस आए। ऑब्वियसली उसमें सब लोगों को राजी नहीं किया जा सकता, चाहे शाहिद खान अब्बासी हो, आपको याद होगा ख्वाजा आसिफ भी जो हैं वो इस मामले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर ज्यादा एतबार करने में के ज्यादा हामी नहीं थे इससे पहले जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम के अंदर थी। तो मजमूई तौर पर लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक ऐसी शख्सियत हैं जो बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ कुछ ना कुछ जो है वो कोलैबोरेशन होनी चाहिए। और हालिया दिनों के अंदर जो बयानात आए हैं, कमर जमान कायरा साहब इससे पहले भी ऑफर कर चुके थे जी पंजाब के अंदर कोई तब्दीली लाई जा सकती है, नंबर गेम्स जो है हम लोग पलटा सकते हैं। राना सनाउल्लाह ने भी फिर इसका यही जवाब दिया कि हाँ जी अगर आप हमें नंबर दिखा सकते हैं तो फिर हमारे लोग भी हाजिर हैं। तो द बॉल इज नाउ इन पाकिस्तान पीपल्स पार्टीज कोर्ट कि वो नंबर गेम जो है वो क्या दिखा सकते हैं। इस सारी चीज में एक मिनट के लिए जरा फोकस आपको लंदन भी ले जाना पड़ेगा कि जहांगीर तरीन साहब लंदन के अंदर हैं और पंजाब के अंदर ज़हन में रखिएगा कि अगर किसी किस्म की कोई तब्दीली होती है, अगर कोई नंबर गेम जो है वो स्टार्ट होती है तो उसमें जहांगीर तरीन ग्रुप का जो है बड़ा तो मंसूर फिर मुझे ये बताएं कि सारी तहरीक में सूरत हाल में पीडीएम का मकसद आपको क्लियर हुआ है? क्योंकि शाहिद खान अब्बासी साहब कहते हैं कि ये एक तहरीक है जिसके तकमील की कोई टाइम लाइन नहीं दी जा सकती, लेकिन एक चीज वो क्लियर कहते हैं कि इक्तदार का हुसूल हमारा मकसद नहीं है। तो अगर इक्तदार का हुसूल मकसद नहीं है तो फिर इस्तीफों की ये शर्त और अदम एतमाद की तहरीकें ये क्यों है फिर?
मेरे ख्याल में मैं इस तरह नहीं समझूंगा कि पाकिस्तानी अवाम अब इतनी भोली है कि उसको यही समझना है। पॉलिटिक्स के अंदर जो कुछ भी होता है वो इक़्तिदार के लिए होता है। इमरान खान साहब ने 126 दिन का धरना दिया तो इक़्तिदार के लिए दिया। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस्लामाबाद में आके जब धरना दिया तो वो भी इक़्तिदार के लिए दिया। और आज पीडीएम जो कुछ भी कर रही है, चाहे वो छोटी छोटी रैलियां निकाल रही है, एहतजाज कर रही है पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर, तो वो भी इक़्तिदार के लिए कर रही है। यहाँ तक कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी अगर किसी किस्म की कोई मूवमेंट आज कर रही है तो वो भी इक़्तिदार के लिए ही कर रही है कि किसी ना किसी तरह हमें भी जो है इस पूरे मामले के अंदर हम भी एक स्टेक होल्डर के तौर पे जो है वो सामने आ सकें। कहने को तो ऑब्वियसली अवाम को ये आस दिलाने के लिए कि नहीं नहीं ये सब कुछ कुर्सी के लिए नहीं हो रहा, मेरे ख्याल में ये अपने आप से भी झूठ बोलने वाली बात है और अवाम से भी झूठ बोलने वाली बात है। ये आज की सियासी जमातें जो कुछ भी कर रही हैं तो वो सिर्फ पीडीएम के अंदर मौलाना फजल रहमान की जो सियासी लाइन एंड लेंथ है, ये मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादा मिलती है या फिर अब शहबाज शरीफ के साथ भी मामलात कुछ बेहतर है उनके? नहीं, मेरे ख्याल में उसमें जो लीडिंग पॉइंट है वो शहबाज शरीफ साहब ही हैं। और हमने ये देखा भी है कि मेरा ख्याल में कुछ हालिया दिनों के अंदर कुछ ऐसी सिग्नल्स हमें मिले हैं कि मरियम नवाज ग्रुप और शहबाज शरीफ ग्रुप जो है वो थोड़ा सा करीब आए हैं। नवाज शरीफ साहब ने थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल किया है। आज से गालबन कोई 2 से 3 हफ्ते पहले की बात है। नवाज शरीफ साहब ने तब अपना किरदार अदा किया था क्योंकि उस वक्त फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। खासतौर पे जब मियां जावेद लतीफ़ को एक शोकॉज नोटिस इशू हुआ था उस वक्त काफ़ी हद तक फ्रिक्शन बढ़ चुकी थी। लेकिन आप देख लीजिए कि मियां जावेद लतीफ़ को जब से वो नोटिस गया हुआ है, अब गालबन उससे 1 महीने से भी ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी तक उस शोकॉज नोटिस का ना कोई जवाब आया है और ना उसके ऊपर कोई अमल हुआ है। जबकि उस शोकॉज नोटिस के अंदर सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम दिया गया था। लेकिन उसके बाद जो है वो डैमेज कंट्रोल का काम नवाज शरीफ साहब ने किया और दोनों के दरमियान। और फिर हमने देखा भी कि चंद ऐसी डेवलपमेंट्स हुई जिसमें मरियम नवाज हमें उसी मीटिंग में, पीडीएम की मीटिंग में नजर भी आई जहां पे शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। तो इस तरह लग यही रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ही सारी चीज को लीड कर रहे हैं, लेकिन मरियम नवाज उनके साथ ही जो है पार्टी को मंसूर, मियां जावेद लतीफ का आप जिक्र कर रहे हैं, जिस बयान पर मियां जावेद अभी भी कायम है और अब जाहिर है नून लीग की दीगर जो रहनुमा है वो भी ये बयान दे रहे हैं नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से, क्या आपके पास भी कोई इत्तलात है कि मुस्तकबिल करीब या बैद में नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं? देखिए, मेरे पास जो इस सिलसिले में रिपोर्ट है वो 2 थ्योरीज हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूं। उसमें से ऑब्वियसली अब आपने पिक एंड चूज करना है कि कौन सी थ्योरी जो है वो ज्यादा करेक्ट लगती है इस मामले से जुड़ी, नवाज शरीफ साहब के मामले से जुड़ी। उसमें से एक थ्योरी तो ये है कि क्योंकि पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है वो अब हाई हो रहा है इस वक्त और हम मुख्तलिफ सियासी जमातों को जो है वो एक्टिविटी करते हुए देख रहे हैं, मौसम भी कुछ ऐसा है कि ये पॉलिटिकल रैलीज के लिए, एहतजाज के लिए एक अच्छा आइडियल मौसम है। तो ऐसी सूरत हाल में अक्सर हमेशा ज़हन में रखिएगा कि पार्टी को डिवाइड करने की, पार्टी को तोड़ने की कोशिशें भी होती हैं। और इस वक्त भी जो है वो मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि शायद उनके लोगों को तोड़ने की कोशिश की जाएगी, इसलिए उनके लिए एक कैरेट एंड द स्टिक का जो फॉर्मूला होता है कि आपको दिखा दिया जाए कि जी देखें, छोड़ के मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा क्योंकि आगे फ्यूचर में ये डेवलपमेंट होने लगी है। तो मुझे ये भी लगता है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी का ये जो एक फिनोमेना छोड़ा गया है उसमें एक बहुत बड़ी रीजन ये भी है कि उनको ये आस दिलाई जाए, उनको ये उम्मीद दिलाई जाए कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। और अगर नवाज शरीफ वापस आ गए तो ऑब्वियसली मुस्लिम लीग नून के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, एकदम उनके अंदर एक स्ट्रेंथ आ सकती है। तो एक तो थ्योरी ये है। दूसरी थ्योरी जो मुझे कुछ पता लगी है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब का वो जो इलाज था जो लंदन के अंदर जिसका बार बार तस्करा किया जाता था, उसके अंदर कोई मेजर डेवलपमेंट हो रही है। और हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब के इलाज के हवाले से जो है, जो पिछले कई महीनों से, बल्कि अब तो साल से भी ऊपर हो चुका है, ये सारा मामला रुका हुआ था, बीच में कोविड भी आ गया था, ये सारी चीजें हुई थी, उसके अंदर भी कोई मेजर डेवलपमेंट हो रही है। तो हो सकता है जिस तरह ये बार बार कहते थे कि जी नवाज शरीफ साहब जो है वापस आएंगे, इलाज करा के वापस आएंगे और इलेक्शन से पहले वापस आएंगे, तो अगर इस सारी सूरत हाल में जो हम लोग इस वक्त डेवलप होती देख रहे हैं, अगर कोई इलेक्शन की सूरत हाल बनती है या ये हुकूमत जो है वो टाइम से पहले इलेक्शन करवाने का सोचती है, तो फिर डेफिनेटली नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है वो रियलिस्टिकली शायद हो भी सकती है। ये जो मफरूजे आप पेश कर रहे हैं मंसूर, डेफिनेटली अपने इत्तलात की बुनियाद पर, अगर इनकी रोशनी में मौलाना फजल रहमान के एक हालिया बयान को देखा जाए जो गुज़श्ता हफ्ते उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था पीडीएम के इजलास के बाद, कि जब वो ऐलान कर रहे थे टाइम लाइन का कि रैलियां भी निकालेंगे और कारवान भी अल्टीमेटली निकलेगा, तो उन्होंने एक जुमला बोला था कि हो सकता है हम कारवान की तरफ हमें ना जाना पड़े, उससे पहले ही हमें अपने मकासद हासिल हो जाएं। बतौर एक सीनियर एनालिस्ट, क्या आप मौलाना के इस बयान को संजीदगी से देखते हैं? नॉट एट ऑल एक्चुअली, मैं बिल्कुल भी नहीं लेता, क्योंकि ये
तो ये मेरे ख्याल में एक पॉलिटिकल बयान है जिसमें वो बार बार आस और उम्मीदें लगाए बैठे होते हैं कि जी हम जो पहुंचेंगे नहीं और सब कुछ हो जाएगा। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब और डॉक्टर ताहिरुल कादरी भी जब धरना देने के लिए इस्लामाबाद से निकले थे तो उससे चंद दिन पहले से ही उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि हम लाहौर से निकलेंगे नहीं और ये हुकूमत चली जाएगी। फिर उसके बाद आखिर ये निकले, यहाँ से इस्लामाबाद की तरफ गए तो उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हम पहुंचेंगे नहीं और हुकूमत चली जाएगी। फिर ये इस्लामाबाद पहुंचे, फिर उन्होंने कहा हम डी चौक तक पहुंचेंगे नहीं और हुकूमत चली जाएगी। फिर ये डी चौक के ऊपर पहुंचे भी, फिर उसके बाद तारीखों पे तारीखें भी दी गई। ये कहा गया जी बस 2 दिन की बात और है, 3 दिन की बात और है, चंद घंटों की बात और है, लेकिन वो दिन कभी भी नहीं आया। तो इसलिए मैं मौलाना फजल रहमान साहब हों या कोई भी पीटीएम से जुड़ा कोई भी रहनुमा अगर इस किस्म की कोई डेडलाइंस दे रहा है या शेख रशीद साहब की तरह प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि फ्यूचर में क्या होगा, तो मैं उसको इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लूंगा, क्योंकि ये मेरे ख्याल में अपने फॉलोअर्स को, अपने सपोर्टर्स को जो है वो सिर्फ एक जोश दिलाने की हद तक की बात है। ऐसा कुछ होता नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी जब धरना दिया था, आप उनकी स्पीचेस उठा के देखें तो वो भी इसी तरह की बातें करते थे कि बस 1 दिन की बात और 2 दिन की बात और, बट नथिंग हैपेंड। तो एंजेला एक्लेयर की मुलाकातें जो अपोजिशन रहनुमाओं के साथ हुई हैं वो भी फिर गवर्नमेंट के लिए कोई खतरा नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल में ये नॉर्मल मुलाकातें हैं, इसको इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। और कुछ जाहिर बात है जो एक साइड के कुछ तज्जियाकार हैं या एंकर पर्सन्स हैं वो उसको कुछ ज्यादा ही ओवर हाइप देने की कोशिश कर रहे हैं कि जी देखें इनकी मरियम नवाज से मुलाकात हो गई है, शहबाज शरीफ से मुलाकात हो गई है, इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा बात नहीं है। पिछले 10 दिन के अंदर इनकी मुलाकात जो है वो अली जैदी के साथ भी हो चुकी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मिनिस्टर हैं, उनकी मुलाकात यूसुफ रजा गिलानी से भी हो चुकी है, उनकी मुलाकात आर्मी चीफ से भी हो चुकी है। मेरा ख्याल में इन मुलाकातों का जो ज्यादा एक प्राइम मकसद था वो जो पोस्ट अफगानिस्तान के विड्रॉल के बाद जो सिचुएशन क्रिएट हुई है उसमें अमेरिका के स्टेक्स क्या है रीजन के लिए, मेरे ख्याल में उससे ज्यादा ताल्लुक था। और ये नॉर्मली इस किस्म की मुलाकातों के बाद जो है वो जो कॉन्सुलेट्स होते हैं या जो एम्बेसीज होती हैं वो अपने अपने मुल्कों को ये रिपोर्ट्स भेजती हैं कि जी हमें पॉलिटिकल जो फील है वो क्या आ रही है, हमें पॉलिटिकली यहाँ पे रीजन के अंदर इसको क्या सूरत हाल चल रही है। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा ताल्लुक है, उसको ज्यादा डीप देखने की जरूरत नहीं है कि उसकी वजह से पता नहीं कोई बहुत बड़ी कोई तब्दीली आ जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि इट हैज एनीथिंग टू डू विद द पॉलिटिकल सिचुएशन। अगर प्रेडिक्शंस की बात की जाए, आप भी अभी अपनी गुफ्तगू में शेख रशीद साहब की प्रेडिक्शन का जिक्र कर रहे थे, पहले ये बात हो रही थी कि मुस्लिम लीग में से मीम और शीन लीग अलग हो जाएगी, अब कोई मुस्लिम लीग के मजीद कुछ धड़ों का भी कुछ प्रेडिक्शंस की जा रही हैं, क्या आप देख रहे हैं कोई किंग्स पार्टी बनने जा रही है नहीं आने वाले दिनों में? देखिए र्यूमर्स तो फैले हुए हैं लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर जो है वो इस किस्म की एक किंग्स पार्टी के र्यूमर्स तो फैले हुए हैं, लेकिन जिन लोगों के नाम लिए जा रहे थे इस पार्टी से जोड़े जा रहे थे कि जी ये लोग हैं इसके पीछे और ये कोई ना कोई रोल अदा करेंगे, मेरी उनसे जो बात हुई है और मैंने उनसे जब कैटेगोरिकली इस सिलसिले में बात की तो उन्होंने तो डिनाई किया इस बात को। और वैसे डिनाइल होता भी है, हमें पता नहीं लगता कि एकदम जो है पाकिस्तान के अंदर एकदम पॉलिटिकल शिफ्ट किस तरह आता है, लेकिन फिलहाल जिन स्टेक होल्डर्स के नाम लिए जा रहे थे इस पार्टी को लेकर, मेरी कम से कम ऑन द रिकॉर्ड जो है उन्होंने इस चीज को डिनाई किया है। लेकिन ऑब्वियसली ये पाकिस्तान है, यहाँ पे जो मौसम होता है, सियासी मौसम होता है, वो कब तब्दील हो जाता है आपको पता भी नहीं लगता, कौन कब एक पार्टी छोड़ के दूसरे में चले जाता है पता नहीं लगता। मुझे मिसाल के तौर पे मैं एक और एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, मुझे मुस्लिम लीग नून के एक बड़े सीनियर रहनुमा ने कहा कि इस वक्त पंजाब काबीना के 2 मिनिस्टर्स जो हैं वो हमारे साथ राब्ते में हैं और वो पार्टी छोड़ना चाहते हैं, पंजाब हुकूमत को छोड़ना चाहते हैं, हमारे पास आना चाहते हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये उनका बयान है, क्या ये रियलिटी में होगा भी या नहीं होगा, क्या वाकई 2 मिनिस्टर्स को इतने ज्यादा तंग आए हुए हैं कि वो अपनी सीट ही छोड़ देंगे, मेरे ख्याल में मैं इतनी जल्दी इस बात पे ट्रस्ट नहीं करूंगा। तो ये पार्टी बन रही है, पार्टी कब बनेगी, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से कितने लोग होंगे, ये सारी कबल उस वक्त बातें हैं, मेरे ख्याल में हमें इंतजार करना पड़ेगा। और ये जैसे ही जब भी इलेक्शंस कॉल होते हैं, चाहे वो अपने मुकर्ररा वक्त पे क्यों ना हो, उससे पहले काफी हद तक सिचुएशन जो है क्लियर होना शुरू हो जाएगी, लोग अपनी अपनी छतों से उड़ के जो है दूसरी छतों पे जाना शुरू हो जाएंगे। मंसूर, इन सारी तब्दीलियों का हमें पता लगने से पहले सारे आपको पहले पता चल जाता है, तो अगर आपको भी अभी तक पता नहीं चला तो शायद अभी ये तब्दीलियां नहीं हो रही और इनमें भी वक्त है फिर? नहीं, मुझे ये तो पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हद तक मैं कम से कम ये बात मैं कंफर्म कर सकता हूं कि हाँ नाराजगियां हैं, लोगों को ये फील हो रहा है कि अब अगला इलेक्शन जब हम इस पार्टी के टिकट के ऊपर लड़ेंगे तो हमें डिफिकल्टीज होंगी, हम लोग इन्फ्लेशन को नहीं कंट्रोल कर पा रहे, हमसे महंगाई नहीं कंट्रोल हो पा रही, लोगों का जो सेंटिमेंट आ रहा है वो बहुत डिफिकल्ट है। और एक बात जहन में रखिएगा कि जो भी पॉलिटिशियन होता है जब वो इलेक्शन लड़ता है तो वो उसकी पार्टी से ज्यादा अपने हल्के के लोगों के साथ लॉयल्टी होती है, मेजॉरिटी की, मैं सबकी नहीं कहूंगा लेकिन मेजॉरिटी की। उसको इस बात का पता लग जाता है कि अगला इलेक्शन अगर मैं इस निशान के ऊपर लड़ा तो क्या मैं जीत पाऊंगा या नहीं जीत पाऊंगा, और अगर वो नहीं जीत पाता तो फिर हमेशा जेहन में रखिए
कि वो पॉलिटिशियन होने के साथ साथ एक इन्वेस्टर भी है, जिसने एक इलेक्शन के अंदर 5 करोड़ 10 करोड़ या 15 करोड़ रुपया लगाना होता है। वो अपनी इन्वेस्टमेंट को जाया नहीं होने देगा। उसकी हत्तुल इम्कान कोशिश होगी कि मैं एक विनिंग हॉर्स के ऊपर अपनी बेट करूं, मैं उसके ऊपर अपनी शर्त लगाऊं ताकि मैं पार्लियामेंट में दोबारा भी पहुंच सकूं। अगर उन्हें ये फील होना शुरू हो गया कि बल्ले का निशान जो है हमें दोबारा पार्लियामेंट के अंदर नहीं लेके जाएगा और हमारे लिए सेफ बेट कोई और है जहां से हमें रास्ता वापस मिलेगा इस्लामाबाद जाने का, तो वो हमेशा उसी तरफ जाएंगे। लेकिन अगर उनको ये फील हुआ कि नहीं, बल्ला आज भी मजबूत है, बल्ला आज भी हमें दोबारा कौमी असेंबली में या प्रोविंशियल असेंबली में पहुंचा देगा, तो दे विल स्टिक विद इट। वो चाहे कितनी उनकी नाराजगियां पार्टी के साथ क्यों ना हो, दे विल स्टिल स्टिक विद इट। तो नाराजगियां तो मौजूद हैं, मैं ये अच्छी तरह ये बात जानता हूं, क्योंकि मुझसे ऑफ द रिकॉर्ड जब कुछ लोगों ने बात की है तो उन्होंने बताया कि जब वो हलकों में जाते हैं तो लोगों का क्या सेंटिमेंट उनको लगता है। बट स्टिल मेरे ख्याल में वो सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। अलीम खान साहब जो है वो उनके बारे में भी मुख्तलिफ, वैसे तो वो ऑब्वियसली ये खबर तो आई चुकी है कि वो अपने ओहदे से इस्तीफा देना चाहते थे, लेकिन इमरान खान साहब ने उन्हें कहा कि नहीं, अभी आप इंतजार करें। उसकी एक्चुअल रीजन जो ऑन द फेस ऑफ इट वो दे रहे हैं वो ये है कि जी उनकी बिजनेस कमिटमेंट्स हैं, वो अपने बिजनेस की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं। लेकिन कहने वाले ये भी बात कहते हैं कि वो इस मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी और इस मौजूदा हुकूमत ने जितनी स्पेस अलीम खान साहब को दी है वो उससे ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। वो एक बहुत बेहतर, बहुत बड़ा स्टेक चाहते थे इस हुकूमत के अंदर, लेकिन जो उनको शायद नहीं मिला, वो इस वजह से भी थोड़े से दिल बर्दाश्ता हुए हैं, जिसकी वजह से वो इस्तीफा देना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल में वक्त के साथ साथ जाके। अच्छा मंसूर, माजी के डेफिनेटली आपने काफी इलेक्शंस को कवर किया है, आप बेहतर तौर पे समझ सकते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट की सारी कारकर्दगी एक तरफ कोई एक नुक्ता टर्निंग पॉइंट साबित होता है आइंदा इंतखाबात में, जो मुमकिन जीत है या जिस जीत की उम्मीद की जा रही है उसको बदलने में। क्या आप समझते हैं कि मौजूदा तहरीक इंसाफ की हुकूमत के जो 2023 के इंतखाबात के हवाले से उम्मीदें हैं, उनके टर्निंग पॉइंट के हिसाब से महंगाई ऐसा फैक्टर है जो कि साबित हो सकेगा, जो पीटीआई को आइंदा इंतखाबात में नुकसान पहुंचा सकेगा? देखिए 2018 के अंदर जो विनिंग फॉर्मूला था वो था करप्शन, कि जी आप करप्शन के अगेंस्ट निकले हैं, आप एहतसाब करेंगे। इमरान खान साहब ने लोगों को ये आस दी थी कि हम आएंगे, और जिस तरह आपको याद होगा मुराद सईद साहब की वो जो फेमस स्पीच है कि इमरान खान आएगा और अगले दिन $100 मिलियन यहाँ से लेगा और उसके मुंह पे दे मारेगा और ये करेगा और वो करेगा, चोरों डाकू लुटेरों से जो है वो हम पैसा निकलवाएंगे। आज 3 साल के बाद हम कहाँ खड़े हैं? 3 साल के बाद आज ऑपोजिशन का कोई भी रहनुमा जो है वो सलाखों के पीछे नहीं है, हिरासत में नहीं है, वो सबके सब बाहर आ चुके हैं, चाहे वो नून से हो या पीपल्स पार्टी से हो। तो एहतसाब का वो जो धचका था, वो जो बयानिया था, उसको तो बहुत सवेर धचका लगा है। अब अगला इलेक्शन जो है, फिलहाल आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो वो तो इन्फ्लेशन ही लग रहा है, महंगाई लग रहा है। आज जो लेटेस्ट सर्वे आए हैं, पल्स का एक लेटेस्ट सर्वे आया है, उसके अंदर मेजॉरिटी ने यही कहा कि हमारा सबसे बड़ा मसला जो है वो महंगाई है। लेकिन आपने बात दुरुस्त की है, कभी भी कोई टर्निंग पॉइंट हो सकता है। मुस्लिम लीग नून को मैं अच्छी तरह जानता हूं, जो मेरी उस वक्त मुझे याद है जब पिछला इलेक्शन था, उनको इलेक्शन से 6 महीने पहले तक भी नहीं ये फील हो रहा था कि अगला इलेक्शन वो हार जाएंगे। उनको यही फील होता था कि बेशक पैनामा आया है, बेशक नवाज शरीफ को जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकाला गया है, लेकिन इसके बावजूद वो पुरुमीद थे, बल्कि उनको यकीन था कि हम फिर भी जो है, बल्कि वो इनके ज़हन में ये फॉर्मूला था कि क्योंकि नवाज शरीफ को इस तरह निकाला गया है तो इसी वजह से हम अगला इलेक्शन जरूर जीत पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसलिए यहां पे भी मेरे ख्याल में इन्फ्लेशन फिलहाल तो हमें एक इशू लग रहा है, लेकिन आगे चल के कौन सा बड़ा इशू सामने आ जाता है, कोई वीडियो सामने आ जाए, कोई ऑडियो सामने आ जाए, कोई नया स्कैंडल सामने खुल जाए, कोई नई फाइल खुल जाए, आपको नहीं पता यहाँ पे पाकिस्तानी सियासत में क्या हो जाएगा और एकदम सब कुछ, सारी बाजी जो है वो पलट सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज आपको बेशक कमजोर नजर आ रही हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रॉब्लम में नजर आ रही हो, चाहे वो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात हो, चाहे महंगाई का इशू हो या और कोई दीगर इशू हो, लेकिन इस सारी चीज के बावजूद भी मैं आपको अभी भी बता दूं कि थिंग्स कैन ऑलवेज टर्न अराउंड और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है दोबारा एक स्ट्रांग पोजीशन में, एक विनिंग पोजीशन में भी आ सकती है। अच्छा मंसूर, यहाँ पर एक बात हमें समझाइएगा। ऑपोजिशन जमातें, खासतौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी, ये दावा करते हैं कि उनकी जो सियासी सफ़र है या जो एक्सपीरियंस है वो पीटीआई से ज़्यादा है, और बाज़ औक़ात मुख्तलिफ टॉक शोज़ में ज़ाहिर आपके सामने भी पीटीआई पर ये तंज़ भी करते हैं, तनकीद भी करते हैं कि इनका सियासी तजुर्बा पीटीआई से ज़्यादा है। लेकिन क्या वजह है इस तमाम तर वसी सियासी तजुर्बे के बावजूद पीटीआई के दौरे हुकूमत में महंगाई का तूफान है, पेंडोरा लीक्स में इमरान खान की काबीना के अहम मेंबरान के नाम सामने आए, फिर लोकल गवर्नमेंट्स पर मोअज़्ज़ज़ अदलिया के रिमार्क्स आपके सामने हैं, ऑपोजिशन रहनुमाओं की जमानतें हुई जिससे गवर्नमेंट को ऑब्वियसली एहतसाब के बयानी को भी नुकसान पहुंचा। इन तमाम तर फैक्टर्स को ऑपोजिशन कैश क्यों नहीं करवा पा रही? क्योंकि डेफिनेटली आप सेकंड करेंगे कि अगर पीटीआई ऑपोजिशन में आज होती और यही सब चीजें सामने आती तो पीटीआई की ऑपोजिशन ज्यादा बेहतर होती, जो माजी में भी हमने देखी है। नहीं, मेरे ख्याल में उसमें पीटीआई की ऑपोजिशन ज्यादा स्ट्रांग इस वजह से होती कि उस स्ट्रांग ऑपोजिशन के पीछे कोई और स्ट्रेंथ पीछे खड़ी हुई थी। आज अगर ये जो मौजूदा एक्सपीरियंस सियासतदान है
वो अपने एक्सपीरियंस से ये बात जानते हैं कि वो स्ट्रेंथ आज उनके साथ फिलहाल नहीं है, जिसकी वजह से ये ऑपोजिशन जो है वो कहीं अपने कदम नहीं जमा पा रही। आज अगर यही स्ट्रेंथ जिसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके बलबूते के ऊपर ऑपोजिशन करती थी, आज अगर वो इस मौजूदा ऑपोजिशन के पास हो, मुल्क के ये हालात जो ऑलरेडी हैं वो हों, तो इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर शहबाज शरीफ साहब धरना दिए बैठे होते, मौलाना फजल रहमान उनके साथ होते, बिलावल भुट्टो भी उनके साथ होते, बल्कि और तो और आप हैरान होंगे, मेरा ये मानना है और मेरा ये ख्याल है कि शायद डॉक्टर ताहिरुल कादरी भी बाहर से फ्लाई करके पाकिस्तान आ चुके होते और इन्हीं लोगों के साथ बैठे होते। लेकिन चूंकि इन सबके साथ वो स्ट्रेंथ नहीं है, उन सबके साथ सिर्फ और सिर्फ उनका एक्सपीरियंस है, तो खाली एक्सपीरियंस की बुनियाद के ऊपर आप नहीं जीतते, आपको ताकत भी चाहिए होती है। और फिलहाल आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो फिलहाल ये ताकत अभी तक पूरी तरह ऑपोजिशन के पास मंसूर, आखिर में ये जरा बताइएगा कि बलूचिस्तान में भी जाम कमाल की वजारत आला के हवाले से ज़ाहिर 25 अक्टूबर बड़ी अहम डेट है, फिर अपोजिशन जमातें उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद की बातचीत कर रही हैं। क्या ये तमाम तर हालात व वाक़यात वफाकी हुकूमत के लिए कोई खतरा बन सकते हैं? अच्छा, मेरी जो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ सर्कल से जो फिलहाल मेरी बात हुई है आज की तारीख तक, तो मुझे ये बताया गया है कि ये तहरीक अदम एतमाद जो है उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है और ये नंबर गेम जो है ये पूरी नहीं कर पाएंगे, फिलहाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर ये कर पाए और अगर एक्चुअली जिस तरह 33 लोगों के सिग्नेचर जिस तरह उसके ऊपर मौजूद हैं और वो जो लोग इस वक्त 4 लोग जो लापता हैं, अगर वो भी टर्न अप कर गए और उन्होंने भी हुकूमत के खिलाफ वोट दे दिया, तो फिर मेरा ख्याल में एक बहुत बड़ा भूचाल होगा। ये एक ऐसा बड़ा मसला होगा जो सिर्फ फिर बलूचिस्तान तक नहीं रहेगा, क्योंकि ये इसके बाद हम सब जानते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर जो जिस तरह भी हुकूमत बनती है, प्रोविंशली हुकूमत जिस तरह भी बनती है, तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ये सियासी जमातें नहीं होती, उसमें और भी ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो अपना काम करते हैं। फिर ये मामला सिर्फ बलूचिस्तान नहीं बल्कि वहां से पंजाब की तरफ भी आ सकता है और पंजाब से होता हुआ इस्लामाबाद भी जा सकता है। तो इसलिए मेरी नजर में अगर तो आपने डोमिनो इफेक्ट देखना है कि ये डोमिनो इफेक्ट बलूचिस्तान से शुरू होता है या नहीं होता, ठीक है, ये सिलसिला पंजाब तक आता है या नहीं आता, इसके लिए आपको ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर अली खान हमारे साथ मौजूद थे, सारी सूरत हाल पर हमें अपने तज्जिये से आगाह करें। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और दीगर मामला पर बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जानिब से हालिया इजलास में गुज़श्ता रोज पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में अगले इजलास यानी फरवरी 2022 तक बरकरार रखने का फैसला किया गया है। फैटफ की जानिब से पाकिस्तान के मजबूरी तौर पर 34 में से 30 और मौजूदा एक्शन प्लान में 7 में से 4 निकात पर उठाए गए इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार किया गया है और मजबूरी तौर पर दीगर 4 निकात पर अमल दरामद का मुतालबा भी किया गया है। क्या FATF का पाकिस्तान को अगले सेशन तक ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला एब्सोल्युटली नॉट के आफ्टर शॉक्स हैं या डू मोर का मुतालबा, ये एक सवाल है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम के इस सेगमेंट में जिस हम सवाल पर अपने मौजूद मेहमानों से बात करेंगे उस सवाल पर एक नजर डाल लेते हैं। हमारा सवाल यह है कि पाकिस्तान बदस्तूर FATF की ग्रे लिस्ट में रहेगा। FATF को मुतमईन करने के लिए पाकिस्तान को मजीद क्या कुछ करना होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर फरूख सलीम साहब माहिर मौशियात हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि खुरम हुसैन साहब माहिर मौशियात भी हैं और अपनी माहिराना जो इन मौशी उमूर है इस पर अपने तज्जिए भी उनसे हमें आगाह करते रहते हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फरूख साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ये जो फैसले FATF के माजी के भी हमने इजलासों में देखे, मौजूदा इजलास में भी हमने देखे, एक जानिब इत्मीनान का इजहार भी किया गया पाकिस्तान के इक़दामात से, साथ ही ये भी कहा गया कि मजीद बेहतरी लाने की उम्मीद है, मुतालबे भी किए गए। क्या ये प्योरली मौशी तौर पर फैसले किए जाते हैं सर, या फिर इसमें सियासी मफादात भी हम इग्नोर नहीं कर सकते? डॉक्टर फरूख साहब। जी, जो आलमी मालियाती इदारे हैं, FATF है, IMF है, इनके आप समझिए कि सिक्के के 2 रुख हैं। एक तो टेक्निकल बेंचमार्क्स हैं और फिर जाहिर बात है कि इन इदारों के जो सियासी मालकान हैं उनके कुछ सियासी मफादात भी हैं। IMF के हवाले से अगर मैं बताऊं तो वहाँ पे जो उनका बोर्ड है उसमें अमेरिका के पास कोई 8,31,000 वोट्स हैं। FATF की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें एक एक्शन प्लान हमें 2018 में दिया गया था
एक एक्शन प्लान जो है वो 2021 का है। उन्होंने पाकिस्तान को सराहा है कि उन्होंने कुछ जो बेंचमार्क्स हैं, जो कंडीशनैलिटीज़ हैं, जो एक्शन प्लान में नुकात हैं, वो हमने टाइम से पहले पूरे कर दिए हैं। जो लुबाब मैं समझा हूँ FATF के हवाले से, वो ये है कि एक नुक्ता उनका जो प्रोसिक्यूशंस के हवाले से था, जो सजाएं देने जो कन्विक्शन के हवाले से था, वो हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट नुक्ता है FATF के लिए, और उसमें जो मैंने जो अदाद-ओ-शुमार पाकिस्तान ने भिजवाए हैं FATF को, वो मैंने जब पढ़े हैं उसमें कहा गया है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से पाकिस्तान ने कोई 2500 केसेस किए हैं, इन्वेस्टिगेशंस की हैं। उन इन्वेस्टिगेशंस में तो 350 के करीब एक्चुअल प्रोसिक्यूशंस थी, लेकिन कन्विक्शन जो है वो सिर्फ एक है। अगर हम अपने अदाद-ओ-शुमार खुद से FATF को बता रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि हम सिर्फ एक कन्विक्शन करने में कामयाब हुए हैं, जबकि एवरी अदर डे, एवरी अदर वीक हुकूमती वज़रा जो है वो टेलीविजन पे आते हैं और वो बताते हैं कि फ़लाने शख्स ने 100 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग कर दी है, शहबाज शरीफ ने इतने 100 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग कर दी है। लेकिन जब हम प्रोसिक्यूशंस पे आते हैं, जब कन्विक्शन पे आते हैं, तो सिर्फ एक कन्विक्शन दिखा पाते हैं। फिर जो फाइनेंसिंग फॉर टेररिज्म का मामला है, उसमें कहा जा रहा है कि जो यूनाइटेड नेशंस के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, उनको हम सज़ा नहीं दे पा रहे हैं। तो कंडीशंस हम बहुत सारी मीट कर गए हैं, लेकिन जो कन्विक्शन है, कन्विक्शन रेट जो है वो हम सामने नहीं ला पा रहे हैं। ठीक है। अच्छा खुर्रम हुसैन साहब, यही नुक्ता आपके सामने भी रखना चाहेंगे, आपकी राय भी लेना चाहेंगे। जो फैसला FATF ने किया है, क्या आपके नजदीक ये पॉलिटिकली बाइस्ड फैसला है या टेक्निकली साउंड फैसला है? देखिए, FATF में, IMF में, वर्ल्ड बैंक में, ये जितनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये होती तो टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन ऑब्वियसली इनमें पॉलिटिक्स भी ऑपरेट करती हैं। और ये FATF में भी हो रहा है लाजिम कि पॉलिटिकली इस चीज़ को देखा जा रहा है। और जिस मुल्क की स्टैंडिंग नहीं होती सुपर पावर और इम्पोर्टेंट मुल्कों के सामने, उनको ज़्यादा मुश्किल पेश आती है, बजाय इसके कि जो वो मुल्क जिनकी स्टैंडिंग स्ट्रेटेजिक हो या कोई इकोनॉमिक स्ट्रेंथ हो, उनके मुकाबले में। लेकिन अभी पाकिस्तान की साइड पे भी ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो हम लोगों को बताया जाता है कि हमने 27 में से 26 कंडीशंस मीट कर ली हैं। जो एक रह गई है मेन कंडीशन तो है ही वो बिल्कुल। बाकी 26 तो छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें थी जो स्टेज सेट करती हैं कि आप अपने मुल्क के अंदर टेररिज्म और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कार्रवाई कर सकें। उसकी स्टेज सेट करने की है। मेन कंडीशन तो है, अब आपने अगर स्टेज सेट कर दिया तो आप हमें कन्विक्शंस दिखाएं। अब आप हमें वो सिस्टम जो आप कह रहे हैं कि आपने बना लिया, उसको चलते हुए तो दिखाएं। और वहां पे जैसे फारूक साहब ने अभी बताया कि वो अगर आपसे नहीं जाहिर किया जा रहा, तो अगर पॉलिटिक्स हो या ना हो, फिर भी मसला तो खड़ा हो जाता है कि एक जो रह गई है मेन चीज ही वो है जो आपसे नहीं हुई फुलफिल। अब इस वाली जो स्टेटमेंट, जो इस मीटिंग के बाद जो स्टेटमेंट निकली है, उसमें खास उन्होंने इस चीज का जिक्र किया कि जो UN डेजिग्नेटेड ग्रुप्स हैं, उनके कमांडर्स और लीडर्स, ये दोनों चीजों को उन्होंने सिंगल आउट किया गया। कमांडर्स एंड लीडर्स के खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस और प्रोसिक्यूशंस आप चलाएं। अब एक शख्स के खिलाफ तो की है, वो कार्रवाई भी हुई है, हाफिज सईद जो है, लेकिन UN डेजिग्नेटेड लिस्ट पे तो दर्जनों के हिसाब से पाकिस्तानियों के नाम मौजूद हैं। वो पूछ रहे हैं कि बाकियों के साथ क्यों नहीं हो रहा, आपको रिलक्टेंस इतनी क्यों पेश आ रही है। और इसी स्टेटमेंट में एक और बड़ा अजीब सा एक सेंटेंस इंक्लूड किया गया है, जो मैं भी दाएं बाएं लोग जो स्टडी करते हैं और जो फॉलो करते आए और रिपोर्ट करते आए FATF पे, उनसे भी पूछ रहा हूँ, और हमें से किसी को समझ नहीं आ रहा कि इसका मतलब क्या है। और वो सेंटेंस बेसिकली ये कह रहा है कि पाकिस्तान को अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर भी सैंक्शंस को इन्फोर्स करना चाहिए अब, और आके UN को इन्फॉर्म करे कि कौन कौन से लोगों को पाकिस्तान के बाहर जो मौजूद हैं उनको भी डेजिग्नेट करना चाहिए। इसका इशारा जो हमें लग रहा है वो अफगानिस्तान की तरफ। तो अफगानिस्तान में जो ग्रुप्स हैं, अगर जितने जो तालिबान कोalition के अंदर जो भी ग्रुप्स हैं, अब ये मैं अभी इट्स क्रिप्टिक व्हाट एग्जैक्टली दिस सेंटेंस इन देयर मीन, बट लग ये रहा है कि इसका इशारा भी अब उस तरफ है और मजीद और अब शराइत पाकिस्तान के ऊपर लगाए जाएंगे।
सिंस अगस्त 15 के बाद। बिल्कुल कि अब जी अच्छा, अब ये जो आपने राइटली पॉइंट आउट किया है नुक्ता, डॉक्टर फरूख साहब इस पे आपका तजिया लेना चाहेंगे कि जो यूएन डेजिग्नेटेड लिस्ट है ऐसे लोगों की जिनको दहशतगर्द करार दिया गया है, लेकिन अब मामला ये है कि जो अफगानिस्तान में जो तालिबान लेड गवर्नमेंट है उनमें जो की पोजीशन पर बराजमान लीडर्स हैं उनमें से बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो कि यूएन डेजिग्नेटेड लिस्ट में हैं। अब यूएन की अपनी टीम्स उनसे मुलाकात करती हैं, बेशक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स को बुनियाद बनाकर मुलाकात हो रही है, लेकिन आने वाले दिनों में अमेरिका भी जो है वो अपनी नजरें रखे हुए अफगानिस्तान पर, शायद वो भी तस्लीम कर ले अफगान गवर्नमेंट को। पाकिस्तान का भी डेफिनेटली खित्ते का स्टेक है। तो अगर इतना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और इस तरह की फ्लेक्सिबल लिस्ट जो कि आने वाले दिनों में अगर अफगानिस्तान के तस्लीम के साथ मशरूत है, तो फिर पाकिस्तान क्या करे जो एफएटीएफ को मुतमईन कर सके? इसका मतलब है फिर फरवरी में भी मामलात यही रहेंगे और फिर अगले सेशन में भी मामलात यही रहेंगे। अच्छा सवाल है कि पाकिस्तान क्या करे। देखिए 3 फेजेस में काम होता है। पहले स्टेज में कवानीन बनाए जाते हैं, दूसरी फेज में फिर एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है जो उन कवानीन के ऊपर अमल दरामद करेगा, और तीसरी स्टेज फिर वो जैसे भी कहा गया, जैसे फुम साहब ने कहा कि फिर आपने साबित करना है कि आपके पास कवानीन भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, तो क्या वाकई आप सजाएं भी दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे। अल्टीमेट टेस्ट वो होगा। पाकिस्तान को ये सोचना है, या हम यहाँ बैठे ये सोचना है कि ये जो शराइत हमारे ऊपर लगाई जा रही हैं, चाहे वो एफएटीएफ की हों, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से हों, चाहे वो टेररिज्म फाइनेंसिंग के हवाले से हों, चाहे वो आईएमएफ की शराइत लगाई जाती हैं, क्या वो पाकिस्तान के मुफाद में हैं या नहीं है। मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि बेशतर कंडीशंस जो लगाई जाती हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको पूरा करना पाकिस्तान के अपने मुफाद में है। और ये कह देना कि ये सियासी तौर पे कोई साजिश हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, मैं समझता हूँ कि ये आर्ग्यूमेंट रेस करना जो है ये पाकिस्तान के अपने मुफाद में नहीं है। अगर हम ये कह दें कि जी ये तो सब साजिश हो रही है हमारे खिलाफ और दुनिया की ताकतें साजिश कर रही हैं, इसका मतलब है कि हम अपने हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें और जो टेक्निकल वादे हमने किए हैं, जो टेक्निकल कंडीशंस हमारे ऊपर लागू की गई हैं, उनको हम कोशिश ही ना करें पूरा करने की। तो पहली बात तो ये है कि देखिए ये कन्विक्शन करना, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, ये पाकिस्तान के अपने माली मुफाद में है, पाकिस्तान के अपने सियासी मुफाद में है। तो दूसरी चीज़ ये है कि टेक्निकल चीज़ें हम पूरी करते रहें, और फिर उसके बाद अगर टेक्निकलिटीज़ के बाद भी हमारे ऊपर कुछ हमारे ऊपर से शराइत ना उठाई जाए या हमें ग्रे लिस्ट से ना निकाला जाए, फिर हम इल्ज़ाम सियासत को और जियो इंजीनियरिंग को और जियो पॉलिटिक्स को जरूर दे सकते हैं। अच्छा खुर्रम साहब, मुल्क के अंदर डेफिनेटली पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग मुख्तलिफ मामलात पे की जाती है, आईएमएफ पे भी हमने देखा की गई, फेटफ पे भी की जा रही है। अब एक आम शख्स ज़ाहिर है मुआशी मामलात की जो टेक्निकलिटीज़ उनको नहीं समझता, अगर आप बतौर माहिर मईशत हमें डीकंस्ट्रक्ट कर सकें, ये जो कहा जाता है कि जी फेटफ में भी जो हम हैं और ग्रे लिस्ट में बरकरार हैं, ये भी माजी की हुकूमतों का तोहफा है जो मौजूदा हुकूमत को मिला है। अब डेफिनेटली अगली हुकूमत अगर कोई और आती है वो भी यही कहेगी कि ये साबका हुकूमत का है। क्या वाकई माजी की हुकूमतों की पॉलिसीज का लेना देना इसके साथ है या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का इसमें लेना देना है? आप कैसे देखते हैं इस ब्लेम गेम को? ये ब्लेम गेम ज़्यादा डैमेज कर रही है हमारे पूरे एफर्ट को इस ग्रे लिस्ट से निकलने में। पाकिस्तान एक्चुअली ग्रे लिस्ट में गया था 2008 में, मुंबई में जब वो अटैक्स हुए थे, दहशतगर्दी अटैक्स हुए थे, उसके बाद पहली दफ़ा गया था ग्रे लिस्ट में। इनफैक्ट अब तो कहा जाता है कि ब्लैक लिस्ट के साथ भी काफ़ी हम लोगों ने काफ़ी करीब आ गए थे। तब से लेके अब तक कोई मेरे ख्याल में 2 दफ़ा पाकिस्तान को निकाला गया है इस ग्रे लिस्ट से, काफ़ी एफर्ट के बाद, जो माजी की हुकूमतों ने ही की है। वो अटैक्स माजी की हुकूमतों ने तो नहीं लॉन्च किए थे, लेकिन उनके खिलाफ यहाँ पे कार्रवाई करना उनकी जिम्मेदारी बन रही थी। और उसकी हिस्ट्री हम सबको पता है कि वो किस तरह से प्ले आउट हुआ, उसका जो आफ्टरमाथ था, किन ग्रुप्स के ऊपर इशारा उठाया गया, उन ग्रुप्स के खिलाफ मूव करना इतना मुश्किल क्यों पेश आ रहा था माजी की सिविलियन हुकूमतों को, ये सारी तारीख तो हमें पता है। तो कोशिशें बहुत की गई थी और इनफैक्ट कोई 2015-16 में निकाल भी गया था पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से। वो माजी की हुकूमत ही थी जिसने सारी एफर्ट करके निकाला था। पाकिस्तान वापस ग्रे लिस्ट में दोबारा इसलिए ही गया क्योंकि जब निकाला गया था तो इस शर्त को मान के कि आपने जो कार्रवाई एंड पे करके दिखानी है इन ग्रुप्स के खिलाफ, वो अब आप ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद शुरू करेंगे, और उसकी इजाज़त ना मिले या उस कहीं ना कहीं उसमें सिविलियन हुकूमतों को रुकावट आ जाती थी उस कंडीशन को पूरा करने के लिए।
वो कंडीशन फाइनली तभी पूरी हुई जब मेरे ख्याल में टॉप लेवल्स पे ये वाली एक अंडरस्टैंडिंग लोगों को आ गई कि अगर हमने ये काम नहीं किया तो हम फिर ग्रे से ब्लैक लिस्ट की तरफ भी जा सकते हैं। तो मिनिमल जितनी रिक्वायरमेंट थी उस मौके के लिए वो तो इम्प्लीमेंट हो गई, लेकिन उसके बाद फिर बताया गया, और ये मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे आपको अंदाजा होगा हाफिज सईद के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, निशाना तो हमेशा से 10 साल से उन्हीं के ऊपर था। तो वो कार्रवाई करने के बाद अब कहा जा रहा है कि भाई आपके जितने और भी जो दीगर डेजिग्नेटेड ग्रुप्स हैं और डेजिग्नेटेड इंडिविजुअल्स हैं उनके खिलाफ क्यों नहीं आप लोग मूव कर रहे। और इस सवाल का जवाब जो है वो क्लियरली पैटफ के फोरम में नहीं दिया जा रहा पाकिस्तानी डेलीगेशन से। तो ये पाकिस्तान में परसेप्शन क्रिएट हो जाती है कि ये तो गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन ये गोल पोस्ट कुछ हद तक वो भी हो रहा है, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन कुछ हद तक इसमें यह भी हकीकत है कि अब क्लियर जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा कि ये डेजिग्नेटेड ग्रुप्स जो हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करने में मुश्किल क्यों पेश आ रही है, रुकावट कहाँ है। इसका क्लियर जवाब फैटफ को दिया जाए, इसका क्लियर जवाब हमारे पाकिस्तान की आवाम को दिया जाए, तो फिर ही जाके बात हमें भी क्लियर होएगी कि ये ग्रे लिस्ट हमारे 10 साल से गले क्यों लगी है इस तरह। ठीक है। अच्छा डॉक्टर फारूक साहब, आखिर में जरा आप बताइएगा कि जो क्लियर जवाब की बात हो रही है, क्या IMF के मामले पर पाकिस्तानी अवाम को क्लियर जवाब हुकूमत की जानिब से दिया जा रहा है? क्योंकि जब मुज़ाकरात का आगाज हुआ था तब ये तज्ज़िये जन्म लेना शुरू हो गए, जी मुज़ाकरात नाकाम हो गए, तब जो वज़ीर ख़जाना थे जो अब मुशीर हो चुके हैं, फिर मुस्तक़बिल में उम्मीद है दोबारा वज़ीर हो जाएंगे, वो कह रहे थे कि ये तो मुज़ाकरात के एंड पे डिसाइड होगा कामयाब है या नहीं है। क्या वाकई IMF के मामले पर अवाम को सही तरीके से हुकूमत की जानिब से बयान दिए जा रहे हैं? देखिए, हमारी हुकूमतों की इंक्लूडिंग PTI, इससे पहले भी PMLN, पीपल्स पार्टी, एक टेंडेंसी कुछ इस किस्म की रही है कि जो हमारी अपनी कमज़ोरियां हैं वो हम फ़ौरन IMF के ऊपर मुंतकिल कर देते हैं। अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है तो IMF की गलती है, अगर बिजली की कीमत बढ़ रही है तो हमें IMF का प्रेशर है, अगर रुपया गिर रहा है तो हमें IMF का प्रेशर है। हकीकत इसके बड़े बिल्कुल बरअक्स है, मैं समझता हूँ। मैंने काफ़ी अरसा आलमी मालियाती इदारों के साथ काम किया है, बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स देखे हैं। मैंने अभी तक कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं देखा कि जिसमें IMF किसी मुल्क को ये कहे कि आपने अपनी करेंसी का लेवल जो है वो इतना गिरा देना है, या वो किसी मुल्क को आके कहे कि आपने बिजली के रेट जो हैं वो इतने बढ़ा देने हैं। IMF ये कहता है कि भाई पाकिस्तान के हवाले से आपके बिजली के शोबे में कोई 500 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है, आप उस खसारे को पूरा कर दें। अब खसारे को पूरे करने का तरीका यह है कि आप जो चोरी हो रही है 20 से 25% उस चोरी को कम कर लें। अगर वसूली पूरी नहीं कर रहे, जैसे आजकल हम 100 रुपए का अगर बिल करते हैं तो 90 रुपए उसमें से वसूली होती है। अगर हुकूमत कामयाब नहीं होती वसूली बढ़ाने में, अगर हुकूमत नाकाम रहती है चोरी कम करने में, तो फिर कोई और तरीक़ाकार बचता नहीं है, फिर मजबूरन हमें जो है वो टैरिफ जो है वो बढ़ाने पड़ते हैं। अब कहा जा रहा है कि रुपया गिराया जा रहा है बिकॉज IMF का हमारे ऊपर प्रेशर है। मैंने अभी तक कोई ऐसा एग्रीमेंट IMF का किसी भी मुल्क के साथ नहीं देखा जब IMF मुल्क को ये कहे कि आपने अपनी करेंसी जो है वो इतनी गिरा देनी है। IMF ये कहती है कि आपने मार्केट फोर्सेस जो हैं, सप्लाई एंड डिमांड की जो फोर्सेस हैं, उनको इजाजत देनी है कि वो आपकी करेंसी का लेवल डिटरमिन कर सकें। अब अगर आपकी एक्सपोर्ट जो है नहीं बढ़ पा रही, जैसे हमने जो 2013 में एक्सपोर्ट की थी, हम अभी तक उसी लेवल पे फंसे हुए हैं, लेकिन महाना इंपोर्ट जो है वो 6-6.5 अरब पे चली जाती है, तो जाहिर बात है फिर हमारा रुपया जो है वो प्रेशर में आएगा और वो गिरेगा। और फिर अवाम को ये बता देना कि ये IMF के प्रेशर में हो रहा है, मैं समझता हूँ कि ऐसे ज़मीनी हकीकत ऐसी नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक सलीम साहब और खुर्रम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे और मौशे उमूर पर अपने माहिराना तज्ज़िये से हम आगाह करें। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे और कुछ और मामला हैं जिन पर हम बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, T20 वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है और इस वर्ल्ड कप का हाई वोल्टेज टाकरा पाकिस्तान में मुकाबला भारत क्रिकेट मैच इतवार को खेला जाएगा, लेकिन उस क्रिकेट मैच से पहले कल बेरोज हफ्ता
हम न्यूज और न्यूज 18 इंडिया की खुसूसी ट्रांसमिशन पहले देखेंगे नाजरीन 7:03 पर कल शाम, और फिर कल रात 11 बजे ये ट्रांसमिशन दिखाई जाएगी। और इस ट्रांसमिशन में बात की जाएगी पाकिस्तान का मुकाबला भारत उस अहम मार्के की जो कि इतवार को खेला जाएगा। इस ट्रांसमिशन जो कि हम न्यूज पर नाज़रीन कल बरोज़ हफ्ता देख सकेंगे 7:03 पर, और रात 11 बजे इसकी कुछ झलकियां पहले आपको दिखाते हैं। जीवन से न हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले, हर गम को तू अपना कर, दिल का दर्द छुपा कर बढ़ता चल, तू लहरा कर, तू दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर, जीवन से न हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान अरे मत वाले। हमारी टीम में सरफराज है, सरफराज धोखा नहीं देता। तो आप घबराए नहीं। जावेद भाई रूम नंबर आपने ले लिया प्लेयर्स के साथ? रूम नंबर तो दे ही नहीं रहा ना, कोई भी नहीं दे रहा। विराट कोहली का रूम नंबर, मैं सबसे बुमराह का रूम नंबर, अंडे भी जाने उसे मांग रहा हूँ रूम नंबर, तो कोई नहीं दे रहा। रूम नंबर 12 चलो आपका 12-0 आपका तो 12 हो गया, 12-0 बाकी लेकिन बात ये देखें, हमारे मुल्क में लेजेंड्स की कदर की जाती है। इमरान खान साहब ने हमें वर्ल्ड कप जीत के दिया, हमने उन्हें प्राइम मिनिस्टर बना दिया। आपकी तरह आपके प्लेयर्स की तरह पथराव नहीं किया उनके घरों पे। प्रॉब्लम ये है कि आप बोलने ही नहीं देते किसी को, इसीलिए हम आपके पास ये तमाशा देख रहे हैं। रवीज राजा जो आपके पीसीबी के आप चेयरमैन बन गए, वो बहुत ही बड़े किशोर कुमार के फैन है, इतने बड़े फैन है कि एक बार मैंने उनको किशोर कुमार के बेटे से बात कराई श्रीलंका में, तो उसके बाद तो वो एकदम ऐसे जैसे मानो के हेवंस में चले गए, इतने खुश थे। और राजेश रोशन से भी मुलाकात करवाई और किशोर कुमार की बातें हुई। तो मैं ये उनका एक फेवरेट गाना है, उनके लिए मैं ये पेश करना चाह रहा हूँ। अभी मेरे दोस्त है वो पीसीबी के चेयरमैन हो गए, तो उनके लिए किशोर कुमार की 2 लाइनें गाना चाहूंगा। कैसे कहे हम प्यार ने हमको क्या क्या खेल दिखाए, यूं शर्माई किस्मत हमसे, खुद से हम शर्माए। तो फिर रूम नंबर वाला जब आपने इससे पूछना शुरू किया तो फिर क्या हुआ ग्राउंड में? पूछ रहा हूँ रूम नंबर, तो उसने पूछा हाँ। सनी ने क्या बोल रहा है, कह रहा है ये रूम नंबर पूछा, कह रहा है बता दे। मैंने कहा अबे 2 फिल्टर वहां भी ले ले, फिर भी मारूंगा मैं। ये क्रिकेट शायकीन, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, और क्रिकेट की ये खुसूसी ट्रांसमिशन कल शाम 7:03 पर देखना मत भूलिएगा। प्रोग्राम पाकिस्तान के सवाल से मुझे इजाजत दीजिए। पाकिस्तान के दीगर सवालों के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।